लगातार हमारी खास पेशकश अग्निपथ जारी है। महाकवरेज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हरियाणा विधानसभा में क्या हलचल है वो हम आपको बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक ने प्रस्ताव का समर्थन किया और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, मैं कांग्रेस का नहीं किसानों का समर्थन करता हूं। कृषि कानूनों का एक भी फायदा सरकार बताए। किसान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके पक्ष में खड़ा नजर आऊंगा अगर आप मुझे एक भी फायदा इन कृषि कानूनों का बता दें। किसान की चिंता का हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। जो किसान परेशान है और परेशान होकर चिंता में सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, उस बाबत कुछ किया जाना चाहिए। बलराज कुंडू से लेकर किरण चौधरी से लेकर कृषि मंत्री, तमाम दिग्गज नेता विधानसभा में बोले हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कोई समर्थन में और कोई विरोध में अविश्वास प्रस्ताव के बोलता नजर आया। बहरहाल बलराज कुंडू अविश्वास प्रस्ताव के साथ और यह भी कह दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं, किसानों के साथ हूं। बता दें आपको, और असीम गोयल के बयान पर भी हंगामा बरपा। सदन में कांग्रेस ने विरोध किया और असीम गोयल ने कांग्रेस को देशद्रोही कहा। उन्होंने कहा, मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा। सदन में बीजेपी ने उठाया G23 का मुद्दा। असीम गोयल ने G23 पर निशाना साधा। असीम गोयल ने हुड्डा पर निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अभी भी जारी है। असीम गोयल ने कांग्रेस को देशद्रोही कहा और उन्होंने यह साफ किया कि मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा है। अविश्वास प्रस्ताव आम लोगों के खिलाफ है, असीम गोयल की तरफ से कहा गया। आज हमारे संयम की परीक्षा ना ले कांग्रेस, इस तरफ भी असीम गोयल जिक्र करते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए और ये तक कहा कि जनता ने हमें यहां तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश का किसान यमुना के किनारे से हमारी मंडियों में अपनी फसल नहीं बेचता था और हम सेक्टरों में, जब हमारे गांव के किसान जाते थे, तो सेक्टर फरीदाबाद में 100 सेक्टरों के आसपास है, और सेक्टरों में जब किसान अपनी ट्रॉली भर के लेकर रुक्का मारता था, मैं गेहूं लेके आया हूं, गेहूं देना चाहता हूं, तो उसके पीछे मार्केट कमेटी के लोग उसके पीछे भगते थे और वो 100 रुपए महंगा किसान अपने बाजार सेक्टरों में बेच के जाता था और नगद पैसे लेके जाता था और 100 रुपए प्लस बेच के जाता। ये कभी नहीं था। और मोदी और मनोहर के नेतृत्व में आज मैं मानता हूं, इस बात की खुशी है कि दिल्ली के एनसीआर में किसान अपनी सब्जी को कहीं बेच सकता है, कोई दिल्ली में रोक नहीं सकता। दूध कहीं बेच सकता है, कहीं अपना जाके अपने अनाज में मंडी में लेकर जा सकता है। पहले तो सारे जो पहली सरकारों में तो वो जो कर्मचारी थे उसके कांटे को उतार लिया करते थे, उसको मार्केट कमेटी बंद कर दिया करते थे। ये आजादी के जो कानून बने हैं ये किसानों के हित में है। और मेरे अभी आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी कह के गए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी कि ये किसान विरोधी बिल है, और मैं कहता हूं तो किसान के बेटा है। शायद मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, शायद मैं जमींदार बड़ा हूं, मुझे किसान नहीं मानता कोई, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। ईश्वर जी ने ठीक कहा, हम किसान का काम करते हैं, हम किसान को उगाने का, कटाई का काम करते हैं, तो हमें किसान नहीं मानते। और मैं मानता हूं कि किसान हरियाणा में किसान ब्राह्मण कम भी नहीं है, और कोई उसके साथ भी किसान हर गांव में, हर शहर में मिलेगा। खेती करता मिलेगा, यादव मिलेगा, गुजर मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, 36 बिरादरी के लोग किसान हैं। और मैं मानता हूं हमारे दक्षिण हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात बड़ी शांति के साथ है। हाईवे नंबर 2 बड़ी शांति के साथ है। अलीगढ़ वाला रोड बहुत शांत है, अपना गुड़गांव का रोड शांत है। ये रोहतक और सोनीपत रोड ही किसान ही रहते हैं क्या? सारे किसान की परेशानी यही है। पूरे भारत में कोई किसान नहीं कह रहा, कोई किसान ये नहीं कह रहा, सारे भारत में किसान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, पूर्वांचल के किसान का गढ़ सारा ही है। ये सत्ता की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। ये सत्ता के किसान के नाम से सत्ता हत्याना चाहते हैं। मित्रों, मोदी और मनोहर के नेतृत्व में 2014 में सत्ता चौधी, 2019 में सत्ता इन लोगों ने सौंपी किसान के बेटों से। और भारतीय जनता पार्टी किसान के प्रति समझते हैं, किसान के बेटे हैं और किसान के सम्मान में
लोगों को बड़ी बड़ी वोटों से बड़े जय जयकार के साथ किसान के बेटों जीता है। ठीक कहा गोपाल कांडा जी ने, वही लोग इर्द गिर्द, गोपाल कांडा जी ठीक कहा, जो सत्ता से दूर चले गए वही लोग विज्ञापन देते हैं, ज्ञापन दे लो जी पकड़िए हम किसान हैं। अरे खेत नहीं, कटिया नहीं, बाछिया नहीं, किसान। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सारे कांग्रेस के मित्र साधे बैठे हैं, दक्षिणी हरियाणा की जो पानी की हालत है, जहां सैकड़ों बहन बेटियां कैंसर से मरती हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल। मैं चाहता है कांग्रेस के मित्र विधायक से अपनी बात तो रखते कि कैंसर से कितने लोग बुरा हाल हो गया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय की जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। और इसके क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो साथी हैं, विधायक हैं, और जो मनोहर के नेतृत्व में जो किसानों के साथ काम किया, 200 करोड़ रुपए पलवल के जिले को दिए गए, जो ओलावृष्टि के नाम से दिए गए, सफेद मक्खी के लिए सिरसा फतियाबाद के लिए दिए गए 1900 रुपए ओलावृष्टि के नाम से। ये किसान की बात। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए क्या नहीं करा, कहीं मक्खी के नाम से कहीं आंधी आ गई उसके लिए भी दिए। और कांग्रेस के मित्रों को पूछिए, बहन जी बैठी है किरण बहन जी, कि जहां जो नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, जो हरियाणा के विकास चौधरी बंसीलाल का, उन नहरों में पानी मनोहर ने चलाया है, मनोहर की सरकार ने पानी दिया है, दक्षिणी हरियाणा में पानी दिया। आप याद करिए अंतिम टेज तक, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तक जो पानी था, भाई अभय सिंह यादव ने आपकी प्रशंसा, भाई अभय सिंह यादव ने चौराहे से पानी को लेकर अंतिम हरियाणा के पानी पहुंचाने का काम करा। आज देखिए, आज दक्षिणी हरियाणा की हालत, अभय सिंह भाई ने मनोहर जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मित्रों ने जो पानी दिया हमें, जो वैसीला पानी दिया हमें, कैंसर पानी दिया, और हमें तो पानी भी नहीं मिला। हमें तो, अगर मैं जानता हूं कांग्रेस के मित्रों के, पंजाब के लोगों से बात करते, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करते, 10 साल ये सत्ता में रहे और दक्षिण हरियाणा को पानी दिलवाने का काम करते। और एक बात करते, कांग्रेस के लोग चाहे पंजाब में जाकर बात करते, कहते भी एक्साइल का पानी मिलना चाहिए, हमारे लोगों को पानी की हालत खराब है, पीने का पानी नहीं है, पानी खारी हो चुका है। तो ये बात इन लोगों को करनी चाहिए थी। आज बात करते पानी की, पानी, अरे पानी के जो स्रोत है वो सारे पहाड़ से आता, यमुना से आता, नंगल से आता। मैं एक ही बात कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो पूरे खत्म करें, हाँ, अब पूरे पानी पूरी तरह हरियाणा में देश में किसानों का जो विकास हुआ है, तो मोदी अमाउंट कहते मैं इस संस्था के खिलाफ हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक हो गया, आपकी प्रशंसा की है उन्होंने, ठीक नहीं है क्या? हाँ जी, उन्होंने कहा कि बंसीलाल जी ने ये नहर बनवाई और उसकी बेटी, उनकी बेटी यहां बैठी है, कोई इसमें कोई झूठ थोड़ी है। दिया आपने, पानी नहीं दिया, हमने ही कहा है। चलो अब हो गया, चलिए। नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से शीशपाल जी। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है। लीडर ऑफ आपके जो नेता हैं उन्होंने सूची दी है। नहीं, फालतू के नहीं है। हाँ, नहीं, मोल को शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो बहुत से साथियों ने अपने अपने तरीके से बात की कि अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब या तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए या फिर विधायकों का विश्वास उठ जाए।
परंतु आज के दिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विधायकों का भी और जनता का विश्वास दोनों ही इस सरकार से उठ चुका है। यह आपने अभी देखा है, नजारा देखा, आप अपने सामने देखा है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ शिव जी, बैठ बोलो बोलो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। पिछले 2 सदन में लोग थे, वो इस बार नहीं है, जो इस बार है वो अगली बार कुछ नहीं होंगे, ये बात अलग है। परंतु जब आज किसान की बात है, जब पूरा देश का किसान और हरियाणा का किसान, हरियाणा की धरती पर कुंडली बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, हरियाणा की धरती पे बैठा है और हरियाणा की धरती पर वो शहीद हो रहा है, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से आज भी उन किसानों के प्रति कोई हमदर्दी कहीं भी दिखाई नहीं देती। एक शब्द जब उनके शहीद होने पर सरकार की तरफ से नहीं बोला जाता। हमारे चमोली में एक दुर्घटना घटी और वहां कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बड़ी दुखद घटना है, उसको भी हमने हमारी कार्रवाई में डाला। परंतु नेता प्रतिपक्ष का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथियों, ये तीनों काले कानून हैं मित्रों, ये बिल्कुल काले हैं। इसको अगर कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसान के पास जाएं, अगर किसान से ये बात पूछें कि ये इन काले कानूनों की हकीकत क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन में बैठे हर व्यक्ति से ज्यादा वो आपको बता देंगे कि ये काले कानून काले क्यों हैं। तीनों काले कानून की बात है। अगर आप जब 2 वस्तुओं के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि बेहतर कौन है। अगर आप देखोगे, यही कानून बिहार के अंदर 2006 में लाए गए थे। अगर वहां की बात करूं तो बिहार के किसान की है जो औसतन आमदनी है वह 5,000 रुपए प्रति माह, और अगर हरियाणा की अगर बात करें तो 14,434। ये तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों कानून में फर्क क्या है। आज हम उस किसान, जो किसान खुद तो नंगा रहता है, आधे कपड़े पहनता है पर हमारे कपड़ों का व्यवस्था करता है, जो खुद तो भूखा रहता है परंतु हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसकी जो कच्ची छत है उसके अंदर से पानी टपकता है, परंतु फिर भी कहता है कि हे परमात्मा तू बारिश दे, क्योंकि उसने इस देश को चलाना होता है। और अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा तो पूरे तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर मुख्यमंत्री जी हौसला करें, इसमें कोई पार्टियों की बात नहीं है, ये हरियाणा के किसानों की बात है। अगर वो प्रधानमंत्री जी से जाके बात करें कि ये अगर ये वाला बेल्ट है, ये जो पूरा किसानों का है, ये तीनों काले कानून है, ये प्रभावित करते हैं यहाँ के किसानों को, आपको इस पे विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो मानेंगे, परंतु इसके लिए हौसला करना पड़ेगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा। कभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हालात है 1956 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। एक घटना घटी और 112 लोगों की मौत हो गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और आज आप 250 से ज्यादा किसान यहां चले गए। सर 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट। तो सर हमने ये हौसला नहीं कर पाए, हम किसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की बात भी करें। और दूसरा, अगर बात करें इंदिरा गांधी की, अगर 1975 में आपातकाल की बात हुई और उसके बाद जब लगा उनको कि जनता का है विश्वास है वो उठ चुका है, उन्होंने भी महसूस किया और उनका नवंबर 1977 के अंदर कार्यकाल खत्म होना था और उन्होंने जनवरी 18 को अपना इस्तीफा देकर लोकसभा भंग कर दी थी। आज यही
कहानी हरियाणा के अंदर है। आज पूरा तरीके से विश्वास उठ चुका है। और मैं तो अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो किसान है ना तो कांग्रेसी किसान है ना बीजेपी के किसान है। ये किसान की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वो किसान सिर्फ किसान है और उसको किसान की नजर से देखिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बहुत सबसे लेट मिला है। मुख्यमंत्री सबसे अंतिम बोलेंगे, सबसे अंतिम हमारा ये नंबर है। आपके नेताजी की तरफ से जो जिस सूची जो मैं जो नंबर दिया वही दिया मैंने। नहीं सर, 2 मिनट दीजिए आप। तो सर, मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, चाहे आज महिलाओं की स्थिति की बात हो, आज के ऊपर नहीं है शिषपाल जी, इसके ऊपर बात कीजिए, इसको खत्म करिए। चाहे कर्मचारियों का विश्वास की बात हो, तो मैं तो अंतिम बात आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक श्लोक के साथ खत्म करना चाह रहा हूं। एक श्लोक के हंस श्वेत है बक श्वेत है कै भेद हंस बक्यो। हंस भी श्वेत होता है, बगुला भी श्वेत होता है, क्या भेद है इसमें? तो ये कहा गया है कि नीर क्षीर विवेके तू हंसे हंसे बके बके, कि जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है तब पता चलता है कौन हंस है और कौन बगुला। तो यहां बैठे हैं सारे हंस हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर अपने आप को हंस साबित कर दीजिए और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुष्यंत चौटाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अंदर कांग्रेस द्वारा हमारी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मैं आज उसके विरुद्ध में यहां खड़ा हूं। जब बहस की शुरुआत हुई, मैं उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर जिस कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं उनके प्रति इनकी सोच क्या है। ये बात रखेंगे कि कैसे 3 कानूनों ने कृषि क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया, मगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और रखते हुए पहली लाइन में ये कह दिया कि मैं कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं करूंगा, ये आज इस प्रदेश की जनता को भी और देश को भी दिखाने का काम किया कि ये कितने गंभीर सोच के साथ हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाए। उनने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट तक की, उनने बात करी प्रदेश के अंदर स्कैम्स की, उनने बात करी कैसे कृषि क्षेत्र कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर पिछले 1.25 साल से निरंतर अलग अलग विषय पर चर्चा, हमारी सरकार ने इनके एक एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमनी गावे अचल पता। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया। मरे सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हां, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितैषी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6,
फिर सेक्शन 9, और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे, और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था? मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है? बताइए। प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे? बताइए। रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही। गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा, मगर 10 साल ये नारा लगा कि उड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रोक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रोक्योर करने का काम किया है। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में। पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई है। इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल का हमारी सरकार करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज रेस चल रही है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करनी है। मैं हुड्डा साहब के बाद सेकंड करने के लिए काद्यान साहब खड़े हुए और बहुत बड़ी बात करी। मैं मेरे ऑफिस में सुन रहा था कि आंख बंद करो, चौधरी देवीलाल जी को देखो। वो एक शख्सियत नहीं थी, वो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। अगर इस हाउस के 88 सदस्य अपनी आंख बंद कर ले तो शायद 50 की वो राजनीति में लाना या उनके राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा। जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे 20 मिनट की अपनी बात में नेता ये बताए कि इन्हें हमारी सरकार के विरुद्ध में क्या बात कहने का काम किया। लोक कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने उसमें 20 मुद्दे लिख रखे हैं।